आज हम लोग बीए सेमेस्टर 1 का अंडरस्टैंडिंग इंडिया और बीए सेमेस्टर 3 का पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर का एक टॉपिक पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपका बीए सेमेस्टर 1 का पॉलिटिकल साइंस में भी आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया में तो है ही। तो चलिए इसको देखते चलते हैं एक करके। मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, या फिर हम लोग इसको फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जानते हैं। पहले से आप लोगों को पता होगा कि मौलिक अधिकारों की संख्या जो है आपका 7 थी, लेकिन आगे चल कर के केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और अभी वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई है। अब ये मौलिक अधिकार 6 कौन कौन से हैं, इस बारे में भी हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ उसका किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है उसके बारे में जानेंगे। इन मौलिक अधिकारों का हमारे भारतीय जीवन शैली पर क्या असर पड़ता है, हम लोग को क्या सुरक्षा इसके माध्यम से प्रदान की गई है, इस बारे में भी हम लोग जानेंगे। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा उसके जीवन यापन के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के कारण प्रदान किए जाते हैं। मतलब मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार को कहा जा रहा है जो भारत के नागरिक को संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अर्थात मौलिक अधिकार से तात्पर्य वैसे अधिकारों से है जो संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को दिए जाते हैं। समाज में व्यक्ति के विकास के लिए प्रदत्त व्यवस्था को उसका अधिकार कहा जाता है। समाज में जिस प्रकार आप लोग रहते हैं, जो व्यवस्था के तहत रहते हैं, उसी को मौलिक अधिकार कहा जा सकता है। तो संविधान क्या करता है, व्यक्तियों को लिखित रूप से अधिकार प्रदान करता है। संविधान व्यक्तियों को लिखित रूप से अधिकार प्रदान करता है और साथ ही साथ इसकी व्यवस्था भी करता है। और भारतीय संविधान यहाँ के लोगों को कुछ मौलिक अधिकार देता है और मौलिक अधिकार को संविधान की अंतर आत्मा भी कहा जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में भी कि मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। ये देश के सभी नागरिकों को सरकार की मनमानी और निरंकुशता से बचाते हैं कि सरकार मनमानी नहीं कर सकती, हमारे ऊपर निरंकुश नहीं हो सकती। निरंकुश मतलब कोई भी अधिकार मेरे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं थोप सकती है। मौलिक अधिकार का उपयोग व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास के लिए करता है। मौलिक अधिकार व्यक्ति को पूर्ण मानसिक और सांसारिक विकास के लिए आवश्यक है। मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित है। मौलिक अधिकार की बात करें, अगर हमारे कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है तो हम उसका अपील सर्वोच्च न्यायालय के पास जाकर कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो यह दिल्ली में अवस्थित है। सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह इससे बचने के लिए इसके लिए वह न्यायालय की शरण में भी जा सकता है। अब एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो यह संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबरिया के लिए कि संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में, तो 12 से 35 तक के अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 और 13 में मौलिक अधिकार की सामान्य रूपरेखा है। 12-13 में क्या बोला गया कि मौलिक अधिकार की रूपरेखा क्या है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के द्वारा वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मूल संविधान में कितने हैं, मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। कौन सा अधिनियम के द्वारा, संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा के अधिकार को लागू कर दिया गया है। पहले शिक्षा का अधिकार को एक सामान्य कानूनी अधिकार था, जिसे 1 अप्रैल 2010 को क्या किया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में भी कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। अब जो निम्नलिखित है, पहला है आपका समता या समानता का अधिकार। ये भी आपका 1 नंबर में पूछ सकता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 14 से 18। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। देखिए सिंपल भाषा में, जब हम लोग 14 साल के हो जाते हैं, आप ऐसे याद रखने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जब आप 14 साल के हो जाते हैं तब आप कहते हैं हम लोग समान है 14 साल से 18 साल तक। तो 14 से 18 समता या समानता का अधिकार। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। जब कोई भी लड़का 19 साल का हो जाता है, कॉलेज जाने लगता है, तब वो अपने बाबूजी को बोलता है हम स्वतंत्र हो गए, हम अपने अनुसार काम करेंगे। लेकिन 22 साल होते होते उसको समझ में आ जाता है कि अकेला रहेंगे तो मेरा शोषण होना आरंभ हो जाएगा। तब आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कब, अनुच्छेद 23 से 24 में। याद रखिएगा, समानता की बात की है 14 से 18 में। स्वतंत्रता की बात करता है बच्चा कॉलेज जाने के बाद। कॉलेज में 3 साल का ग्रेजुएशन पहले होता था,
तो 3 साल का ग्रेजुएशन मतलब 19 से 22 साल तक, उस टाइम में वो स्वतंत्रता की बात करता है। अब उसका शोषण होने लगता है, उसका बाबूजी बोलता है बेटा अकेला तो रह लिया, अब नौकरी करना पड़ेगा, नौकरी करने के लिए पढ़ो फिर से। तो शोषण होने लगता है, क्यों? बच्चा 6 क्लास से पढ़ना शुरू करता है, NCERT किताब अपना तैयारी करता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में आता है। अब 23-24 में वो देख लेता है हमसे कुछ होगा नहीं, तब वो जाकर के बीजेपी पार्टी ज्वाइन करके धर्म की बात करने लगता है कि हिंदू धर्म में हम चले जाएंगे। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 साल तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब वह धर्म के मामला में स्वतंत्र हो जाता है, कितना? 25 से 28 अनुच्छेद में। अब जब 28 साल का हो जाता है तब उसके पापा बोलते हैं संस्कृति के हिसाब से तुमको अब शादी कर लेना चाहिए और अपना बेटा का शिक्षा करना चाहिए, तुम तो अपना पढ़ा नहीं ढंग से, अब बेटा लोग को बढ़िया से पढ़ा। तो सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में आता है। याद रखिएगा, शादी कब करना है? 29 साल में करना है, और 30वां साल में अपना बेटा को शिक्षा देना है, तो अनुच्छेद 29-30 में। अब बच्चा का उम्र फिर, अब देखिए अनुच्छेद 29-30। अब ये बोला मेरे साथ बहुत जुलूम हुआ है, 2 साल के बाद इस बच्चे को पता चल रहा है कि मेरे साथ बहुत जुलूम हो गया, तभी संवैधानिक उपचार की बात करता है। कब? 32 से 35 साल में इसको रियलाइज़ होता है हमारा कितना बड़ा गलती हो रही, पढ़े छिले हमारा। संवैधानिक उपचार का अधिकार कब आ गया? अनुच्छेद 32 से 35 तक। तो ये डाटा आपको याद रखना है। पहला हुआ 14 से 18, दूसरा हो गया आपका 19 से 22, तीसरा हो गया 23-24, उसके बाद आपका हो गया 25 से 28, और उसके बाद आया आपका 29-30, और संवैधानिक उपचार 32 से 35 तक। हम बोलिए। अब हम लोग पहला पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। अभी जस्ट बोले थे 14 साल से 18 साल, 14-18 साल नहीं है, अनुच्छेद 14 से 18 है, मैं याद करने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। तो राइट टू इक्वालिटी, समता या समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में वर्णन किया गया है। संविधान में मौलिक अधिकार में सबसे पहला स्थान समानता को दिया गया, और जो इसके महत्व को दर्शाता है पुरोनिवासन ने लिखा है। इस अधिकार के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा, इस अधिकार का उद्देश्य नागरिकों को राज्य के द्वारा प्रशासनिक और वैधानिक क्षेत्रों में किए जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार से सुरक्षित करना है और सामाजिक असमानता को कम करना है। तो होता क्या था पहले के टाइम में, या अभी भी जो छोटी जात के लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं असमानता का सामना करना पड़ता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो इसी भेदभाव को हटाने के लिए इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। 14 से 18 संविधान के 14, 15, 16 और 17 अनुच्छेद में समानता संबंधी अधिकारों की व्याख्या निम्न प्रकार से की गई कि किस प्रकार समानता है। तो पहला, कानून के समक्ष समानता। संविधान के 14वें अनुच्छेद में कहा गया है, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति के कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब कि आप भारत का किसी भी राज्य में चले जाइए, आपको कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है कि आप फलाना जाति या फलाना धर्म से बिलोंग कर सकते हैं, सभी लोग क्या हैं? बराबर है। अगला है आपका सामाजिक समानता। संविधान के 15वें अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें कहा गया? ये 15वां में। पहला था आपका 14वां, कानून के समक्ष समानता। 15वां अनुच्छेद में क्या है? सामाजिक समानता। मतलब आपको किसी आधार पर भेदभाव, जैसे अगर हम बोलें कि ये जो है एकदम सबसे छोटे कास्ट से बिलोंग करती है, तो इसको भेदभाव, छी मेरे बगल में मत बैठना, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो मेरे ऊपर क्या होगा? केस हो जाएगा। किसके तहत? मौलिक अधिकार के, समानता के अधिकार के तहत। और उसमें कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 15 के तहत, कि सामाजिक तौर पर आप लोग समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगला है राज्याधीन सेवाओं के विषय में अवसर की समानता। संविधान के 16वें अनुच्छेद में कहा गया, सभी नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। चाहे आप लड़की हो, चाहे लड़का हो, या कोई भी हो, आप किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते हो, सभी को सरकारी पद के नियुक्ति के लिए समान अवसर दिया जाना चाहिए। अब किसी का मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर लड़कियों को तो स्पेशल छूट है, OBC SC ST वाला को छूट है, तो भैया वो आपको समानता के पद पर लाने की बात कर रहा है, समान करने की बात कर रहा है कि छूट मिलने के बाद आप लोग को एक साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, किसी को भी उस पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है। अब बोलेंगे आरक्षण क्यों दिया गया है? तो भैया वे लोग दलित, दबे कुचले वर्ग है, हमेशा से उनको सताया गया है, इसी कारण से उन लोग को इतना छूट दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अस्पृश्यता का अंत। संविधान के 17वें अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता या फिर छुआछूत
को सदैव के लिए अंत कर दिया गया है। इस प्रकार इस अधिकार के द्वारा छुआछूत के कलंक को समाप्त करके समाज में समरसता पैदा करने का प्रयास किया गया। मान लेते हैं सपना जो है ये एकदम छोटी कास्ट से बिलोंग करती है, अछूत जाति की है। अब ऐसी स्थिति में हम सपना को बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तुम मेरे बगल में नहीं बैठ सकते, तुम्हारा खाना हम नहीं खा सकते हैं, तुम्हारे साथ बैठेंगे तो छुआ जाएंगे, हमको नहाना पड़ेगा। तो ऐसा अगर हम कहते हैं तो मेरे ऊपर केस हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी को जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस पर जो केस बनता है बहुत तगड़ा बनता है। आपको पहले उठा करके पहले जेल में डाल देगा, बाद में आपसे पूछेगा तुम बोला था नहीं बोला था। जैसे अगर तुम किसी को कोई जाति सूचक शब्द से संबोधित कर रहे हो तो। आगे है आपका उपाधियों का अंत। संविधान के 18वें अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य किसी भी प्रकार की उपाधि या विशेषाधिकार प्रदान नहीं कर सकता। मतलब कि सेना और शिक्षा संबंध में आप दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी में किसी को उपाधि या विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। तो इसका अंत कर दिया गया है। अब मतलब कि किसी को स्पेशल कोई ट्रीट आप नहीं दे सकते, कोई प्राइज वगैरह राज्य सरकार भी आपको नहीं दे सकती है। ठीक है, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। नहीं, देश का है, एक बार पढ़ लीजिएगा फिर से जा करके। अगला है आपका राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता प्रजातंत्र का आधार है, लोकतंत्र का एक आधार है, और इसके बिना नागरिकों का चतुर्मुखी विकास नहीं हो सकता। भारतीय संविधान के 19, 20, 21 और 22वां अनुच्छेद में स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की गई है। संविधान के 19वां अनुच्छेद के अनुसार नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रता प्रदान की गई। पहला, अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभी आप देख ही सकते हैं, कोई भी किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देता है, चाहे वो मोदी जी हो या राहुल जी हो। जिसके मन में जो आता है, चौकीदार चोर है डाल दो। राहुल के बारे में तो पहले ही मजाक उड़ता है, जानते ही आप लोग। तो आपके विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप अपने बातों विचारों को कहीं भी रख सकते हैं। बिना हथियार लिए शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। आप बिना हथियार लिए शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं। लेकिन देखो, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता में सही विचार ही आप रख सकते हैं। आप किसी के बारे में अत्यंत गलत विचार रख दें और वो अगर आपके ऊपर मानहानि का केस ठोंक दे तो आप बर्बाद हो जाइएगा। ये बात का भी ध्यान रखिए। आप बिना हथियार लिए शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं। अभी देखो हम लोग यहाँ मिल करके 10 आदमी सभा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संघ, समुदाय अथवा संस्था बनाने की स्वतंत्रता। अभी राज कोचिंग सेंटर क्या एक संस्था है, तो मैंने संस्था बनाने की स्वतंत्रता है। कोई सरकार हस्तक्षेप कर सकती है कि आप राज कोचिंग सेंटर नहीं चला सकते हैं? नहीं कर सकती। भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर आने जाने की स्वतंत्रता। पूरे भारत भर में हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं, कोई रोकेगा क्या? नहीं। अब नहीं सर विदेश जाना है तो तब पासपोर्ट बनवाइए, वीज़ा और पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, तब आप विदेश जा सकते हैं। हालांकि कुछ देश ऐसे भी है जहाँ वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे नेपाल। ठीक है, वियतनाम में भी शायद नहीं है। वियतनाम में वियतनामी डोंग चलता है, 1 रुपये के बराबर वहाँ पर 300 डोंग होता है। मतलब अगर तुम यहाँ से 1000 रुपया लेके गए तो वहाँ वीज़ा से रह सकते हो, खा सकते हो। वियतनाम भी है, और भी बहुत सारे देश हैं इस तरह के जो कि गरीब देश में आते हैं। भूटान भी गरीब देश में आता है। भूटान भी होता है, बिल्कुल। अब इसके अनुसार अपनी इच्छानुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। हम लोग अपने इच्छा के अनुसार कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, आपका मन, कोई हमको रोक टोक नहीं है। संविधान के 20वें अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने किसी ऐसे कानून का उल्लंघन न किया हो जो अपराध करने के समय लागू था। अब देखो, जब अपराध किए थे उस टाइम में वो चीज़ लागू होना चाहिए। जैसे कि अभी आपका झारखंड में हाल ही में क्या हुआ कि डबल हेलमेट आपको पहन के चलना है, एक आपको और एक आपके पीछे बैठने वाली को। आज से 5 साल पहले झारखंड में ये नियम लागू था क्या? तो उस टाइम में हम बाइक चलाए थे बिना पीछे में बिना हेलमेट वाला को बैठाए हुए, क्या उसका फाइन हमको आज देना पड़ेगा क्या? नहीं। तो जब नियम लगा उसके बाद ही उसका पैसा देना है या उसका जुर्माना भरना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सर जब कोई आदमी किसी को मारता है, अब आपका एक प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति को आज मार दिया गया, उसका जुर्म 14 साल के बाद या 10 साल के बाद कबूल हो गया कि उसने मारा था, तो भैया आपने आज से 10 साल पहले ही कत्ल किया था, लेकिन उस टाइम में नियम लगा था ना कि मारने पर, मर्डर करने पर आपको 14 साल की जेल होगी। बात समझ में आ गया ना? तो उस टाइम में जो नियम लगा था वही नियम के अनुसार चलेंगे। पूछिए। आपका प्रश्न है, अमिताभ बच्चन का एक फिल्म था जिसमें अमिताभ बच्चन पे यह आरोप लगा था
कि आपने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया है और वो व्यक्ति जो है जान करके कहीं छिप करके रह गया था। अमिताभ बच्चन ने 14 साल जेल की सजा भी काट ली और उसके बाद उस आदमी को जिंदा देखा। अब उसके बाद अमिताभ बच्चन भरी अदालत में घुस करके उसको मार देता है। अब फिर से अमिताभ बच्चन को सजा होगी क्या? नहीं होगी। एक ही कृत्य की दोबारा सजा नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि उस आदमी वह चाहता तो 14 साल में के दरमियान एक बार भी कोर्ट में पेश होना था उसको और बताना था, उसने बताया नहीं, इसलिए उसको मार दिया गया और उसकी सजा फिर से दोबारा अमिताभ बच्चन पे नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जा सकता है, बार बार दंड नहीं दिया जा सकता। आप घर में अगर एक बार कुछ लड्डू चोरी करते हैं, आपकी मम्मी अगर आपको मार दी 5 थप्पड़, तो अब जरूरी नहीं है फिर पापा मारेंगे, आप नहीं मार सकते, एक ही बार दंड मिलता है। इसके अलावा किसी अपराधी को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हम अगर कत्ल किए किसी का और बोलेगा नहीं तुम अपने से कबूल हो, तो हमें को गवाही देने के लिए अपने ही खिलाफ बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला आपका संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राणों व शारीरिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब आपके प्राण और शारीरिक स्वतंत्रता से जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसको वंचित नहीं किया जा सकता है, यानी आप स्वतंत्र हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार बंदी गनाए गए व्यक्ति का भी कुछ अधिकार होता है। उसे कहा गया है कि उसके अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बतलाए बिना किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। मान लेते हैं हमको शक है कि ये जो है हमको बस हम दरोगा बाबू हैं, मेरा मन हुआ इसको उठा के जेल में डाल देने का, तो आप बिना कोई कारण बताए किसी को उठा के जेल में नहीं डाल सकते, चाहे आप दरोगा या एसपी ही क्यों ना हो। हाँ, हम 24 घंटा के लिए इसको पूछताछ के लिए हम थाना बुला सकते हैं, लेकिन 24 घंटा के लिए, 24 घंटा 1 मिनट के लिए भी नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसको वकील से परामर्श करने और अपने बचाव की व्यवस्था करने का अधिकार होगा, ध्यान रखिएगा। अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान के 23वें और 24वें अनुच्छेद में इस अधिकार का उल्लेख किया गया। इस अधिकार के द्वारा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही शोषण की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है कि आप किसी को शोषित नहीं कर सकते हैं। मतलब मनुष्य का क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं, किसी से बेगार नहीं करवा सकते। बेगार मतलब इसको दिन भर खटवा बदले में 8 आना नहीं देना, बेगार करवाना हो गया। और शोषण में 2-3 तरह का शोषण आता है, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, दैहिक शोषण। कोई भी आधार पे आप किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते। मानसिक शोषण क्या हुआ? अभी जैसे सपना आई ने आई, इसका लेना शुरू कर दिया क्लास, आई डॉन है, इंसार है, ट्रायल गुजराल आदमी है, मेरे बगल में नहीं बैठना, तुम बैठती है, मेरा दिन खराब हो जाता है, भोरे भोरे मुँह देख लिए। ऐसा अगर आप किसी के खिलाफ बोलते हैं तो ये हो गया मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। तो ऐसी स्थिति में ये मुझ पर केस कर सकती है, ठीक है। तो मानसिक हो गया, शारीरिक रूप से मारपीट टॉर्चर करना भी इसी अपराध के अंतर्गत आता है। इसके अलावा मनुष्य का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अनुच्छेद 24 के अनुसार क्या बोला गया? 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने अथवा अन्य किसी जोखिम भरे कार्यों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब किसी को एक तो आप जबरदस्ती काम पे नहीं लगा सकते, इसके अलावा 14 साल से कम उम्र के बच्चे को जोखिम भरे काम में भी नहीं लगा सकते, जैसे कोयला खदान में काम नहीं करवा सकते आप। और उनके शोषण करने की प्रवृत्ति को समाप्त करना है। आप लोग सभी जानते हैं कि कोई भी बच्चा होटल, दुकान, ढाबा में अगर 14 साल से कम उम्र का काम कर रहा है तो उसके मालिक को क्या होगा? अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। तो भारतीय संविधान के 25वें, 26वें, 27वें और 28वें अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अब जैसे मैं क्या हूँ, हिंदू धर्म का हूँ, कल मुझे मन कर रहा है कि मैं ईसाई बन जाऊँ, क्या सरकार रोकेगी? क्या नहीं रोक सकती। हमको माने तो हम ईसाई बन सकते हैं। मेरा मन होगा यहाँ पर एक हिंदू धर्म का बड़ा सा संस्था स्थापित करने का, सरकार रोकेगी? क्या नहीं रोक सकती। क्यों भाई? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ सभी धर्मों को बराबर महत्व दिया जाता है। अनुच्छेद 27 के अनुसार
धार्मिक संस्थाओं के लिए चल तथा अचल संपत्ति अर्जित करने तथा राज्य कानूनों के अनुसार उसका प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगर आप चाहें तो धार्मिक संस्था के लिए चल अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। सर चल अचल संपत्ति क्या है? देखो संपत्ति दो तरह का होता है। आपके बाबूजी के अकाउंट में जितना पैसा है वो हो गया आपका चल संपत्ति। अचल संपत्ति क्या है? अब इसका 1 करोड़ का मकान है, वो क्या है? अचल संपत्ति है। बात समझ में आई? जो आप कैश के रूप में हमेशा लेन देन ट्रांजेक्शन करते हैं वो चल संपत्ति, और जो क्या है किसी सामान के रूप में है, घर के रूप में है, वो आपका अचल संपत्ति है। तो कोई भी संस्था ऐसा कर सकती है। धार्मिक कार्यों के लिए व्यय की जाने वाली धनराशि को कर मुक्त रखा गया है कि जो धार्मिक कार्य जितने भी होते हैं उसमें कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन पता है आप लोग बीजेपी का सपोर्ट करते हैं अंधा जैसा। जब स्वर्ण मंदिर जब जीएसटी लागू हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने अमृतसर में गुरुद्वारा में जो वहाँ पर लंगर खिलाया जाता है उस भोजन पे जीएसटी लगवा दिया था, जिसका बड़े पैमाने पर वहाँ के पंजाब के सिख लोगों ने विरोध किया। तब कहीं जाकर के फिर से जीएसटी हट सका। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार खाली अच्छा काम करती है, उसके बारे में पता कीजिए, बहुत कुछ गलत भी किया। कांग्रेस भी अच्छा नहीं किया। कांग्रेस के भी बारे में बात करें, कांग्रेस भी जो है सिख लोगों के साथ जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था तो उन लोगों के साथ बहुत गलत ट्रीट किया गया था। तो ये भी चीज़ें आती है कि कोई भी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ प्रत्येक प्रधानमंत्री या पार्टियों का कुछ ना कुछ गलती रहता है जिसे सुधारने की आवश्यकता है, और ये सुधार विपक्ष के जरिए हो सकता है। इसलिए विपक्ष को भी तगड़ा रखा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इन संस्थाओं में विद्यार्थियों को किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हिंदी विद्यापीठ एक आपका प्राइवेट कॉलेज है, तो प्राइवेट कॉलेज है तो वहाँ पे दुर्गा पूजा मनाया जाता है। वहीं पे आपका सत्संग कॉलेज देवघर कॉलेज में दुर्गा पूजा नहीं मनाया जाता क्योंकि वह गवर्नमेंट कॉलेज है। तो यानी कोई भी सरकारी कॉलेज जो रहेगा, सरकारी स्कूल रहेगा, वहाँ कोई भी धर्म संबंधी कार्य क्रियाकलाप नहीं हो सकता, लेकिन प्राइवेट संस्थान अपना कर सकता है। सरस्वती पूजा को विद्या से अर्जन से जोड़ा जाता है, इसी कारण से उसको कहीं पर भी किसी स्कूल में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। भारतीय संविधान के 29वां और 30वां अनुच्छेदों में संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित और विकास करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब आप अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं, उस पर खर्च कर सकते हैं, कोई भी सरकार आपको रोकेगा नहीं। और इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में धर्म, वंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश प्राप्त करने से किसी को रोका नहीं जा सकता। मतलब अभी जैसे हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो क्या यह एक संस्था है? क्या यहाँ पर हम बोल सकते हैं नहीं नहीं सपना तुम मुस्लिम है, कल से ट्यूशन नहीं आना, नहीं तुम छोटा जाति है तुम नहीं आना, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, सभी को ही आ सकते हैं। अब आता है अनुच्छेद 30 के अनुसार धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने, उनको संचालित करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। आप कोई भी शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, चाहे आप हिंदू का हो या मुस्लिम का या उर्दू, कोई भी, ईसाई, सिख, कुछ भी आप स्थापना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रचार कीजिए, आपका मन। अच्छा, सरकार हेल्प करेगी क्या आपका धार्मिक संस्था खोलने में? नहीं हेल्प करेगी। हाँ, लेकिन आपको विरोध भी नहीं करेगा, आपको जो खोलना है खोलिए। अब आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। भारतीय संविधान के 32वें अनुच्छेद में इस मौलिक अधिकार की व्याख्या की गई। इस अधिकार के द्वारा भारत के नागरिकों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे अपने अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार केवल कागज पर ही प्रदान नहीं किए जाए, बल्कि उसको लागू करने की व्यवस्था भी की गई है। और इस अनुच्छेद के द्वारा की गई है कि भाई उसको लागू भी करना है। अगर आपका मौलिक अधिकार पूरा नहीं हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है, तो आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार का सहारा लेकर के आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों को लागू करवाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यह अनुच्छेद
संविधान की हृदय और आत्मा है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है संविधान के हृदय और आत्मा किस अधिकार को कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। इट इज द हार्ट एंड साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आता है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार उनके लिए वरदान है या अमूल्य धरोहर है और उनके जीवन के सर्वांगीण विकास का आधार भी है। अपितु मौलिक अधिकार पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए, लेकिन यह देश की रक्षा, एकता, अखंडता, शांति व्यवस्था और प्रशासनिक सुव्यवस्था के लिए आवश्यक थे। देखो कभी कभी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन भी होता है, हनन नहीं रोक दिया जाता है। जैसे अभी आपका जब चुनाव होगा तो जिस जगह पे वोटिंग हो रहा है उसके आसपास करीबन 100 मीटर के दायरा तक धारा 144 लागू है। मतलब वहाँ पर 5 लोग, गाँवों में 5 लोग से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते हैं और शहरों में 50 लोग से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो देश का चुनाव है, इसी कारण से कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए तो भैया उसको मौलिक अधिकार का हनन नहीं कहा जाएगा, वो देश की सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन ये हमेशा लागू नहीं रहता। इसके अलावा तो आवश्यकता है देश के नागरिकों को हालांकि जागरूक रहने की। हमारी न्यायपालिका निश्चित ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगी और सच्चे अर्थों में प्रजातंत्र की सफलता के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। मैं आशीष सर आपके साथ, ये मेरा फ़ोन नंबर आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा है। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास भी करना हो तो कर सकते हैं, नोट्स चाहिए होगा तो आप नोट्स भी मुझसे ले सकते हैं। ओके बाय, ऐसे ही टाटा।